वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो पार्ट बनाया था स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ और कल्चर मीडिया और वेलनेस फैक्टर किए थे। उसमें हमने लास्ट में एक्सोटॉक्सिन जो रिमेनिंग किया था वो आज इसकी कंटिन्यूशन है उस वीडियो की। एक्सोटॉक्सिन करेंगे। अब एक्सोटॉक्सिन में पहले कौन सी बात आ जाती है कि पहला एक्सोटॉक्सिन इसमें क्या था, हमने जो लिखा था इंटीरियोटॉक्सिन। ठीक जी। अब इंटीरियोटॉक्सिन क्या है? ठीक है, पहले तो इट काज फूड पॉइजनिंग ये काज करवाता है। और ये एक्ट एज अ सुपर एंटीजन, एक्ट एज अ सुपर। अब कॉन्सेप्ट क्या है सुपर एंटीजन का, वो हमने देखना है। सुपर एंटीजन के तहत ये काम करता है। अब देखें सुपर एंटीजन क्या होता है कि हमने जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल हो गए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, TCR होते हैं। मतलब क्या कि टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये समझ लें आप TCR हैं इसमें। और कौन सा से होता है रिसेप्टर, होता है CD4। ठीक हो गया जी। अब ये क्या है, ये CD4 होता है। अब क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं एक्चुअली, जैसे मैक्रोफेज हो गए या डेंड्राइट सेल हो गए, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC हो गए। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब क्या एक सिंपल एंटीजन है, वो क्या होती है, इसमें जो हमारे MHC2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या है, ये MHC मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 जो मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है कि एंटीजन को प्रोसेस करके वो एंटीजन इधर बाइंड होता है। देखें ये पॉकेट मैंने बनाया है, इधर बाइंड होते हैं, फिर ये जो है ना इधर ऐसे बाइंड होते हैं इसमें। ठीक है, और CD4 फिर चेक करता है कि ये जो एंटीजन है वो इस MHC2 मॉलिक्यूल से प्रोसेस है या नहीं है। फिर उसके बाद जो टी सेल हमारे एक्टिवेट होते हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। अब ये इधर एक बात याद रखनी है कि जो TCR होते हैं, टी सेल रिसेप्टर, वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए मौजूद होते हैं। हर एक एंटीजन के लिए सेपरेट TCR होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी टी सेल मौजूद हैं उसमें TCR, हर टी सेल पे डिफरेंट TCR है। ठीक है, एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि मतलब एक जैसे कब होंगे, जब एक TCR इससे बाइंड होगा, फिर ये TCL की प्रोलिफरेशन होती है, उसके बाद जो है ना ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके हिसाब से जो बी सेल होता है उसका पर्टिकुलर बी सेल एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद उसके पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उनको कहेंगे, क्योंकि एक टी सेल एक्टिवेट हुआ, उसने एक टाइप का जो है ना बी सेल एक्टिवेट करा, फिर उसमें एक टाइप की एंटीबॉडी रिलीज होंगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। ठीक हो गया। अब देखें इधर सुपर एंटीजन का कंसेप्ट क्या है। सुपर एंटीजन इस पॉइंट पे बाइंड नहीं होती। ठीक है, मतलब क्या कि उस सुपर एंटीजन को MHC2 जो मॉलिक्यूल है वो प्रोसेस नहीं कर पाता। वो क्या करते हैं कि सुपर एंटीजन, ये है सुपर एंटीजन, लेट सपोज सुपर एंटीजन को कैपेसिटी होती है कि वो लेटरल साइड से बाइंड होती है। लेटरल साइड ऑफ द TCR से, लेटरल साइड ऑफ TCR से वो बाइंड होती है और वो फिर टी सेल को एक्टिवेट करती है। मतलब अब देखें, अब सुपर एंटीजन हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये एक टी सेल से लॉट ऑफ मेनी ऑफ द इंटरल्यूकिन या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं करवाएगी, बट क्या करेगी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ द टी सेल से अटैच हो सकती है। इसकी कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ द टी सेल से अटैच हो और फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ द टी सेल्स को एक्टिवेट करे और फिर उनसे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज रिलीज करवाए। मतलब वो टी सेल एक्टिवेट होंगे, फिर वो सारा प्रोसेस होगा, बी सेल एक्टिवेट होंगे, फिर उनसे एंटीबॉडी। मतलब कि सुपर एंटीजन हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, और सुपर एंटीजन हैव द कैपेसिटी टू एक्टिवेट अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ टी सेल्स। अब जब इतने सारे टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मतलब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, हमारा हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा कि हमें शॉक भी हो सकती है। ठीक है, तो सुपर एंटीजन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद इंटीरियोटॉक्सिन एक्ट एज सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन का आपको कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो सुपर एंटीजन वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, और ये हीट रेजिस्टेंट है। मतलब क्या कि इसको हीट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। तो और ये किस में मौजूद होता है, तकरीबन वो होता है मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स के थ्रू ये कंटेम मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। अगर मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ हो गई, उसमें ये मौजूद है इंटीड्राग, अब या मिल्क के हमने उसको गर्म किया फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब देखें गर्म कर रहे हैं हम मिल्क को, फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। अगर हम वो पियेंगे तो हमें
एंटीरोटॉक्सिन की जैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 8 आवर्स। ठीक हो गया जी। अब ये क्या है कि एंटीरोटॉक्सिन का हो गया, फूड पॉइजनिंग का करवाता है, एक्टर सुपर एंटीजन हीट रेजिस्टेंस है, और किस में मौजूद है? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, और इंक्यूबेशन के पीरियड क्या है? 1 to 8 आवर्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, TST। अब ये क्या करवाता है? ये काज टॉक्सिक शॉक। ठीक है, ये शॉक करवाता है। ये भी क्या करवाता है? एक्ट एज अ सुपर एंटीजन, ये भी काम करता है। सुपर एंटीजन का आपको कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसके ये TST जो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कैसे प्रोड्यूस होता है, और मतलब ये इसका प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? इसका मतलब जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो है टेम्पन यूजिंग वुमेंस, टेम्पन यूजिंग फीमेल्स। मतलब मेंस्ट्रुअल के दौरान जो टेम्पन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो अगर यूज़ कर रहे हैं वो, तो वो हायर रिस्क पे होती हैं कि वो उनमें ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो, स्टेबल होकर और ये तो उधर ग्रो करे और फिर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करे, फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो है अपना एक्सफोलिएटिन, एक्सफोलिएटेंस। ठीक है, एक्सफोलिएटिन। अब ये क्या करवाता है? ये करवाता है काजेज स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। आपको ये सारे जो हैं ये टॉक्सिन याद रखने हैं, और ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करवाते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, काजेज स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। और ये कैसे काम करता है? ये एक्ट एज अ प्रोटीज काम करवाता है। फिर क्या होगा कि जो ये प्रोटीज की तरह काम करेगा, फिर जो हमारी स्किन होगी उसमें जो डेस्मोजिलिन होते हैं, उन डेस्मोजिलिन को क्लीव करेगा। ठीक है, इनटू डेस्मोजिलिन को क्लीव करेगा, फिर जो है ना हमारा जो एपिडर्मिस होता है वो उधर से लेयर वो दूर हो, मतलब वो सेपरेट हो जाएगा डर्मिस से, तो फिर हमें जो है ना स्कारलेट स्किन, मतलब बर्न टाइप जो है ना स्किन हो जाएगी, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक हो गया जी, एक्सफोलिएटिन। और अगर ये एक्सफोलिएटिन एक जैसे लोकली स्किन पे हो रहा है तो फिर वो क्या करवाता है? बुल्लस इम्पिटिगो, बुल्लस इम्पिटिगो भी काज करवाएगा ऑन लोकल स्प्रेड। ठीक है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में चौथा जो है वो है अल्फा टॉक्सिन एंड PV लिकोसाइडिन। ठीक है, अब ये क्या करवाते हैं? ये दोनों जो हैं इनको एबिलिटी होती है कि ये सेल्स को किल करें, किल मेनली किल दी WBCs। अब जब किल करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना नहीं होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जो बता दूं, जो बुक में लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो PV लिकोसाइडिन होता है उसके जो जीन होता है, जीन इज लोकेटेड ऑन लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, फॉर द PV लिकोसाइडिन। ठीक हो गया जी। अब ये जो है PV लिकोसाइडिन है वो इम्पॉर्टेंट वर्लेंस फैक्टर है, एक स्ट्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी अक्वायर्ड MRCA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसमें जो होता है ये इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट वॉल्यूम फैक्टर होता है PV लिकोसाइडिन। ठीक है, और इसका रोल, PV लिकोसाइडिन का रोल क्या होता है? रोल इन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। ठीक है, और जो 20% ऑफ क्लिनिकल आइसोलेट्स होते हैं प्रोड्यूस PV लिकोसाइडिन। ठीक हो गया जी। अब PV लिकोसाइडिन क्या है कि ये WBC को किल करता है, और इसका जीन जो है लाइसोजेनिक फेज पे मौजूद होता है। अब ये जीन याद रखना है, मे बी BCQ आ सकता है, और एम्पायर वॉल्यूम्स फैक्टर है, और किसके लिए? कम्युनिटी अक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। और इसका जो रोल होता है वो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में होता है, और 20% क्लिनिकल आइसोलेट जो होते हैं वो PV लिकोसाइडिन रिलीज करवाते हैं। ठीक है जी, अब ये थे सारे इसके
एक्सोटॉक्सिन आर द स्टेफारियस, तो ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं। एंटीरोटॉक्सिन है, टीएसटी है, एक्सोफोलिटिन है और पीवी-ल्यूकोसाइडिन अल्फा टॉक्सिन। ये आपको याद रखने हैं कि 2 जो हैं एंटीरोटॉक्सिन हो गया, और जो टीएसटी है हमारा, ये एक एक्टिव सुपर एंटीजन काम करते हैं, और एंटीरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग काज करवाता है, और ये क्या करवाता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करवाता है। और बाकी जो एक्सफोलिटिन है वो स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, और अल्फा टॉक्सिन जो है वो क्या करवाता है? वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस काज करवाते हैं। तो ये एक्सोटॉक्सिन स्टेफारियस के ये आपको याद रखने हैं। बाकी जो डिजीज़ एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी स्टेफारियस की, और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप वो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें। तो ये सेकंड पार्ट था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।